प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो एचएसएससी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था 23/12/2018 को, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था या कह सकते हैं इवनिंग शिफ्ट में जो हुआ था, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले हमारी एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको सोल्व करने की हमने जो एक सीरीज शुरू की थी, उसकी 9 वीडियो अब तक आ चुकी हैं या 10वीं वीडियो है। जिसने अब तक की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दे दिया है, आप उनको भी ज़रूर देख लेना। चलो शुरू करते हैं। जो आज पहली बार जेके बाई मंजीत शिवाल यूट्यूब चैनल को देख रहा है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है जेके बाई मंजीत शिवाल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो ये बिल्कुल सत्य है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसकी अध्यक्षता की गई थी। दूसरा है, इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कहा गया कि हम आने वाला अगला जो साल होगा इसमें अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और किस तारीख को मनाएंगे, सी में ये बात दे रखी है कि इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा है, गांधी जी ने करो मरो के लिए आह्वान किया था। ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि करो और मरो के लिए गांधी जी ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान ये कथन कहा था। तो इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या बन जाएगा, तो इधर जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें हमने इसके अकॉर्डिंग हमने उत्तर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो बन जाएगा 1, 2 और 3, केवल यही सत्य है। तो इसका सही उत्तर मतलब तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को डैश की जांच का निर्देश देने की शक्ति है, तो उसको किस प्रकार की जांच कर सकती है। तो नंबर 1 दे रखा है ये एक गैर संज्ञेय अपराध है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है एक संज्ञेय अपराध है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एक केवल एक गैर संज्ञेय अपराध, क्योंकि एक संज्ञेय अपराध में पुलिस जांच की ड्यूटी में होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग उत्तर होना चाहिए 1 और 2 दोनों। और चौथे ऑप्शन में ये दे भी रखा है 1 और 2 दोनों, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 4। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है वो पूछा गया था, तो नहीं कौन सा है देखते हैं। एक दे रखा बीएसएनएल, तो बीएसएनएल तो प्रदाता है ये। दूसरा है बीएसएनएल, बीएसएनएल भी नेटवर्क इंटरनेशनल प्रदाता है। दूसरा है इरानेट इंडिया है, ये भी प्रदाता है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा, तो यही हमारा उत्तर होगा 4 जो है 4 नंबर पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। आगे है, यह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा नहीं किया जाता, वो पूछा था। पहला ऑप्शन में दे दिया चुनाव की अधिसूचना जारी करना, तो ये तो चुनाव आयोग का काम है। दूसरा है चुनावी नामावली तैयार करना, यानी वोटर लिस्ट तैयार करना, वो भी चुनाव आयोग का काम है। तीसरा है अभ्यर्थी का नामांकन, तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चौथा ऑप्शन है नमूना आचार संहिता लागू करना, ये भी चुनाव आयोग का काम है। और इसके संदर्भ में मैं बात भी करना चाहूंगा कि नमूना जो आचार संहिता है, आचार संहिता जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है, आचार संहिता जो है ये चुनाव जिस दिन होते हैं उसकी तिथि से कम 30 दिन पहले लगानी होती है और अधिकतम 90 दिन पहले लगाई जा सकती है। और आदर्श आचार संहिता जो है ये पहली बार 1971 के अंदर ये पहली बार लगाई गई थी। आचार संहिता होती क्या है, वैसे देखा जाए तो आचार संहिता का अपना अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है। रूल रेगुलेशन का जो सेट बनाया जाता है उसी रूल रेगुलेशन के सेट को आचार संहिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर बन जाएगा वो तीसरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में चुनाव आयोग से संबंधित बहुत सारे तथ्य हम जानने वाले हैं। चुनाव आयोग के संबंध में हरियाणा पुलिस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था और भिन्न भिन्न एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 324, इसमें चुनाव आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उससे पहले दिन, यानी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है।
चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी और भी हम साझा करना चाहता हूं मैं आपके साथ। चुनाव आयोग जो है, जिस समय इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, उस समय एक सदस्यीय संस्था थी, और एक सदस्यीय संस्था से पहली बार ये बहुसदस्यीय संस्था बनी थी 1989 के अंदर, यानी 1989 के अंदर ये क्या बना था, पहली बार एक सदस्यीय संस्था से बहुसदस्यीय संस्था बना था। लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के द्वारा वापिस इसे एक सदस्यीय संस्था बना दिया। 1993 के अंदर फिर एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था गोस्वामी समिति। ये गोस्वामी समिति की सिफारिश से 1993 में हमारा चुनाव आयोग दूसरी बार क्या बना दिया, बहुसदस्यीय बना दिया। पहली बार जो बना था उसके लिए तारकुंडे समिति बनाई गई थी, 1993 में गोस्वामी समिति। वर्तमान के अंदर हमारा चुनाव आयोग जो है ये बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में भारत का चुनाव आयोग है, इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका नाम है सुनील अरोड़ा, और अन्य दो में है, एक का नाम अशोक लवासा है और दूसरा का सुशील चंद्रा है। तो देखते हैं अगले संबंधित फैक्ट जरूर जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन के बारे में बताना है कि कौन सा सत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा पहला ही, मोडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष लागू हुआ था, यानी सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2005। मैं एक बार इसकी पीछे की पृष्ठभूमि जरूर आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि सूचना का जो अधिकार था, इसके लिए 2003 के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2003 बनाया था, और 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चलेगी। तो अगले जो प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने। जैसे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एक एनएसी के नाम से एक संस्था बनाई गई थी, नेशनल एडवाइजरी जो काउंसिल बनाई गई थी, इसकी अध्यक्ष बना दी गई थी सोनिया गांधी। और ऐसा कहा गया कि लोगों के द्वारा कि सोनिया गांधी जो है ये सरकार के साथ साथ एक और सरकार भी चल रही, इसका विरोध भी किया गया। और अरुणा रॉय जो थी एक आईएएस अधिकारी थी, जिन्होंने अपने आईएएस के नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में ये अभी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर रही थी। तो अरुणा रॉय ने जो इसकी एनएसी की सदस्य भी थी, इसने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, और 2005 के अंदर वर्तमान जो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उसने अधिनियम पारित किया आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट जो 2005 पारित किया था, उसमें भारत के राष्ट्रपति ने जब साइन किए थे तो 15 जून 2005 को साइन किया, सरकार ने गैजेट जारी कर दिया, उसके अध्यक्ष ये एक्ट बनकर लागू हो गया। लेकिन जिस अधिकारी के पास सूचना लोगों ने मांगी थी, उस अधिकारी के पास वो सूचनाओं के संबंध में डाटा नहीं था, इसलिए लोगों ने उसको क्या कहा, अधिकारियों ने क्या कहा कि हमारे पास वो सूचना के लिए वो डाटा नहीं है, हमें कुछ समय दीजिए। तो 3 महीने का और समय दिया गया, और सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये पूर्णतः जिस दिन लागू हुआ था वो डेट थी 12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो अधिनियम है ये पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये तारीख एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, 12 अक्टूबर 2005। राष्ट्रपति ने साइन किए थे वो 15 जून को साइन किए थे। अब बात बात पे किसी दूसरे को जरूर कह देते अपने साथी को कि आपके इतने नंबर कम, आपने तो इतना पेपर में इतना स्कोर किया था, तो क्यों ना आरटीआई लगा दे। तो आरटीआई लगा दे, आरटीआई लगा दे, और संविधान में आरटीआई का कहीं उल्लेख नहीं है। आरटीआई को जब भी पढ़ा जाता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, जिसके अंदर पहली स्वतंत्रता दे रखी है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उस भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसको पढ़ा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था। तो परमवीर चक्र जो मिला था होशियार सिंह दहिया को मिला था, होशियार सिंह दहिया को मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ किस में हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पर है, यूगोस्लाविया में है। इसको एनएएम के नाम से भी जाना जाता है, एनएएम नाम एनएएम के नाम से भी जाना जाता है इसे।
तो नाम जो है, इस नाम के अंदर अगर देखा जाए तो नाम की स्थापना 1961 में हुई थी, और नाम का जो आयोजन हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री ने उसके लिए पहल भी की थी। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, और युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो से जोसेफ ब्रोज जो टिटो थे, उनकी पहल के ऊपर नाम की स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अपराध की जांच डैश द्वारा की जाती है, तो एक अपराध की जांच किसके द्वारा की जाती है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है, तो हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है, ऑप्शन पहला इसका उत्तर बन जाएगा IR। अगला क्वेश्चन है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पूछा गया था, सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, सार्क सदस्यों ने साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो बिल्कुल किए थे, सार्क सदस्यों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है, इसका पहला सम्मेलन बंगलुरु में हुआ था। ये बात गलत है। तीसरा ऑप्शन है, इसका मुख्यालय नेपाल में काठमांडू में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर तो हमें पता ही चला, बाकी चार ऑप्शन जरूर देखेंगे। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, बिल्कुल सही है। सार्क की स्थापना 1985 के अंदर हुई थी, और सार्क की स्थापना जो है वो ढाका के अंदर हुई थी, दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी, जो बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क का हेडक्वार्टर आपको पता ही चल गया, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल के अंदर काठमांडू में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है निम्न में से, तो सुपरसोनिक मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस जो मिसाइल है दुनिया की सबसे तेज जो क्रूज मिसाइल है उनके अंदर शामिल है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल का नाम भी ब्रह्मोस मिसाइल है। ये ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा था, भारत और रूस की दो नदियां हैं। भारत के अंदर बहने वाली एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम मोस्कोवा नदी। इन दोनों नदियों के नाम को उठाकर और उनसे मिलाकर बनाया गया था ब्रह्मोस। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है, तो इसकी स्पष्ट प्रक्रिया कौन सी है, टाइप कास्टिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा असेंबली भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एक प्रत्येक साल 21 जनवरी को मनाया जाता है, और कब से मनाया जाने लगा था इसके बारे में फैक्ट जानेंगे। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ की जो एक अंग है महासभा, उसके अंदर इसको प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, और 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ की जो महासभा है उसने इसके ऊपर सहमति दे दी थी कि आने वाले अगले साल के ऊपर 21 जून जो आएगा उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, और 2015 के बाद ये प्रत्येक साल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा है एक, तो घोड़ा क्या है, घोड़ा एक विषम संख्या में उंगली वाला खुर। तो इसका डी चौथा ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। महाधिवक्ताओं का एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता है बलदेव राज महाजन। इससे संबंधित हम फैक्ट जानेंगे। तो बलदेव राज महाजन जो वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता है, तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 165। अनुच्छेद 165 कहता है कि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर महाधिवक्ता को क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता जो है राज्य के विधानमंडल की जो बैठकें होती हैं, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 177 ये कहता है कि 177 अनुच्छेद 177 ये कहता है कि विधानमंडल की जो भी बैठक होती हैं, तो महाधिवक्ता उनकी बैठक में भाग ले सकता है, उनकी बैठक में भाषण दे सकता है, लेकिन जब भी मतदान करने की बारी आएगी तो वो मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि महाधिवक्ता जो होता है ये राज्य सरकार को विधि के संबंधित जो भी जानकारी देती है, सलाह देता है, वो इसका काम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता के कारण होती है। तो निम्न कारण यानी लवणता कम कब होगी, जब भी किसी खाड़ी सागर या महासागर के अंदर लवणता कम होगी। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसा पानी, मीठा पानी जा रहा है, शुद्ध पानी जा रहा है जिसके अंदर लवणता नहीं है। तो भारत के अंदर जो बंगाल की खाड़ी है इसमें बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इरावदी नदी है, गोदावरी नदी है, अन्य भी नदियां हैं। वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में लाकर छोड़ती है, और नदियों के पानी के अंदर लवणता बहुत कम होती है, क्योंकि नदियों का पानी जो
जो हो ताज़ा पानी होता है और मीठा पानी होता है। जब खारे पानी में मीठे पानी की मात्रा जाके गिरेगी तो वहां पर लवणता कम देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा नदी के जल का अंतःस्रवण। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है एक आरोप डैश द्वारा लगाया जाता है। तो एक आरोप जो हो किसके द्वारा लगाया जाता है, न्यायालय के द्वारा वो आरोप लगाया जाता है। एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है तो क्रोम जो है ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल या बिंग है, ये सर्च इंजन है, क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था उस वंश का नाम था लोधी वंश, और लोधी वंश के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया था, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो किसी युद्ध में मारा गया था वो इब्राहिम लोधी था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा इब्राहिम लोधी और बाबर। बाबर इस युद्ध में जीत गया था। अब कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध है ये किस दिन शुरू हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को इसकी शुरुआत हुई थी। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, महत्वपूर्ण तीनों युद्ध किसी भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा युद्ध हुआ था नवंबर 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध है जनवरी 1761 में हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अब तक पानीपत के 3 युद्ध जो महत्वपूर्ण है वो परीक्षाओं के अंदर बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है डैश 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा संतोष यादव। इससे संबंधित मैं 1-2 फैक्ट जरूर साझा करना चाहूंगा। संतोष यादव का संबंध देखा जाए तो ये हरियाणा से है, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी जिले से है इनका संबंध, इनका जन्म रेवाड़ी जिले में हुआ था। तो संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी जिले से है, और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विश्व की पहली भी महिला बन चुकी हैं। इससे संबंधित फैक्ट हम जानेंगे कि संतोष यादव 1992 के अंदर एक बार पहली बार चढ़ी थी, और 1 साल बाद 1993 में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो हाइट है 8,848 मीटर या 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय का तो भाग है, लेकिन हिमालय का वो भाग जो नेपाल के अंदर पड़ता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और गौरीशंकर के नाम से जानते हैं। अब इससे संबंधित एक फैक्ट और मुझे ध्यान आ रहा है जो करंट के अंदर ही थोड़ा बहुत चल रहा था। अनीता कुंडू है जिनका संबंध भी हरियाणा से है। हरियाणा के जो हिसार जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिनका नाम है फरीदपुर। उस फरीदपुर गांव की है अनीता कुंडू, जो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी लगी हुई थी। तो अनीता कुंडू जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चीन की तरफ ओर से और इधर नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर यानी दोनों तरफ से चढ़ने वाली भी पहली महिला बन गई है। और अनीता कुंडू 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी है, और विश्व के 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों की ऊंची ऊंची चोटियां उनके ऊपर चढ़ने का इसने अपना अभियान भी शुरू कर रखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पहला ही आ जाएगा 61वां संविधान संशोधन था 1988 के अंदर। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ये लाया गया था, और राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 61वां संविधान संशोधन 1988 जो है ये संसद के अंदर रखा गया था। संसद के पहले दोनों सदनों ने इसको पारित किया था और भारत के राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने जब इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे तो अगला साल 1989 आ गया था, और जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और सरकार का गैजेट निकला तो अगला साल आ गया था। इसका मतलब 61वां संविधान संशोधन अधिकांशतः हम पढ़ते हैं 1989 के अंदर संसद में रखा गया था 1988 में। तो इसके द्वारा क्या कर दिया, मतदान करने की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री पेमा खांडू। तो राज्यपाल कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक कुंजी शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा थरो, तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2003 में USA द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कुट नाम था। तो ऑपरेशन इसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसका उत्तर आ जाएगा 2। ये इसके बारे में एक फैक्ट जरूर जानेंगे
कि ये ऑपरेशन जो था वो 3 दिन के लिए, सॉरी 21 दिन तक ये ऑपरेशन चला था। इसमें यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड जो है, इसके सैनिकों ने संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर जो हमला कर दिया था, और उस ऑपरेशन को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये 2003 का पूछा गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस का पेपर 2018 में था। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत रिपीट होने के चांस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलगावी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरियन भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और मालदीव के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदकों की संख्या है। तो भारत द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए थे, उनकी संख्या कितनी है? 26 है। तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में हम जानेंगे, और भी फैक्ट जानेंगे जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो हुए थे वे किस नंबर के हुए थे और कहां पर संपन्न हुए थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट जो शहर है वहां पर आयोजित हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे। इसमें पहले नंबर पे जो जिसने पदक तालिका में रहा था वो ऑस्ट्रेलिया रहा था, और भारत का पदक तालिका में तीसरा स्थान था। भारत ने टोटल जो पदक जीते थे, भारत ने टोटल 66 पदक जीते थे। इन 66 पदकों में से गोल्ड मेडल जो जीते थे भारत ने 26 जीते थे। ब्रॉन्ज मेडल और जो सिल्वर मेडल है इनकी संख्या बराबर थी, तो भारत ने 20 ब्रॉन्ज जीते थे और 20 ही सिल्वर जीते थे। तो कुल मिला के भारत ने 66 पदक जीते, और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुए थे? तो 1930 में हुए थे, कनाडा के हिमिल्टन शहर के अंदर हुए थे। उन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा कब लिया था? तो भारत ने 1934 में जो लंदन के अंदर राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनमें पहली बार हिस्सा लिया था। 2022 के अंदर जो 4 साल बाद प्रस्तावित होते हैं, तो 2022 के अंदर जो प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेल ये इंग्लैंड के अंदर प्रस्तावित है, और इंग्लैंड में शहर का नाम बर्मिंघम, वहां पर ये आयोजित होने वाले हैं और 22वें नंबर के होंगे, ये प्रस्तावित किए जा चुके हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक कौन सा है राज्य है? तो भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक जो है वो है ओडिशा। ओडिशा के फैक्ट देखते हैं, तो भारत का जो मैग्नीज है उसमें 30% का योगदान अकेला उड़ीसा करता है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है, गणेशी लाल का संबंध हरियाणा से है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, पाइथन के समान प्रधानता वाले ऑपरेटरों का मूल्यांकन डैश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बच जाएगा? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BRICS का अर्थ क्या है? तो BRICS इसके नाम के अंदर जो दे रखे हैं, तो 5 देशों का समूह है ये ब्रिक्स, और उन 5 देशों का जो पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में उन्हीं को उठा रखा है। तो B से बनता है ब्राजील, R से बनता है रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पहला ही, जिसके अंदर वो 5 देश शामिल है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो है ये मूल रूप से इसमें 4 देश थे। तो ब्रिक्स जो है इसमें मूल रूप से 4 देश थे, और 2011 के अंदर एक देश शामिल हो गया साउथ अफ्रीका। तो उसके बाद ये 5 देश इसके अंदर समूह के अंदर शामिल हो गए। आगे देखते हैं, जो किसी हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है, राम खाना खाएगा, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या है? तो इस वाक्य का क्रमवाच्य बनेगा राम से खाना खाया जाएगा। तो इस सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 39, 39 को हिंदी में लिखो। तो 39 को किस प्रकार से लिखा जाता है? तो 39 ये हो जाएगा, यानी चौथा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली में कौन सा कारक है? तो बिल्ली में है कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है, इसमें विशेषण है, तो 4 ऑप्शन में से विशेषण कौन सा है? तो गोल है, ये एक विशेषण है। शेर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शेर शब्द का स्त्रीलिंग होगा शेरनी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।